नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, जैसा आपको मालूम है कि दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा का चुनाव जीत जाने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है और क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे, तो एक सीट उनको खाली करनी पड़ेगी, लोकसभा की या राज्यसभा की, तो निश्चित रूप से वो राज्यसभा की सीट खाली करेंगे। क्योंकि राज्यसभा की सीट के अभी 2 ही साल बचे हैं, उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस सीट को लेकर अब हरियाणा में मारामार हो गई है कि ये सीट कौन जीतता है, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष हैं वो एज पर खड़े हैं। लगभग बराबर-बराबर सीटें हैं और कौन किसके ज़्यादा वोट ले जाता है या इस सीट को जीत पाता है, उससे कई चीज़ें तय होंगी। जो विधानसभा में बीजेपी के अल्पमत होने की बात थी, वो भी तय हो जाएगी और राज्यसभा की सीट किसको मिलेगी, ये भी तय हो जाएगा और एक चुनावों को लेकर भी साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है, इससे बनेगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रेमचंद जी, पूर्व एचसीएस हैं, आप जानते हैं, लगातार हमारे शो पर आते रहते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी। नमस्कार जी। प्रेमचंद जी, क्या क्या आपको लगता है ये पासा जो है ये किस तरफ करवट ले रहा है, ऊंट किस तरफ बैठने जा रहा है? देखिए कमलकांत जी, हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव जब भी आता है पूरे देश में कौतूहल मचा देता है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां विधायकों की संख्या तो बहुत कम है, परंतु सभा का चुनाव आता तो उलटफेर होता है। आपकी आवाज सब नहीं, ड्राइवर घटनाएं तो याद। मैं ये कह रहा हूं कि आपको हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव जब जब भी हुए हैं उसमें बड़े रोचक से तथ्य सामने आते हैं। जी। एक बार जब इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस ने आरके आनंद को प्रत्याशी बनाया था, तो इन दोनों पार्टियों के पास स्पष्ट बहुमत था और आरके आनंद बेशक वो निर्दलीय थे, परंतु वो सोनिया गांधी के प्रत्याशी थे। इस बात का भी जानकारी आपको होगी, क्योंकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बड़े वकील हैं और गांधी परिवार के केसों को देखते रहे हैं। उस समय के कांग्रेस विधायक दल ने एक बड़ा खेल किया था, आपको याद होगा, स्याही कांड। उसमें नाम तो बड़े बड़े लोगों के आए थे और एक उदाहरण पेश किया के नेताओं ने, विधायकों ने, कि वहां पेन बदल करके, स्याही बदल करके जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया और जी न्यूज के मालिक को, सुभाष चंद्रा को सांसद बना दिया। उस बहुत जो पढ़े लिखे, जिनको आप मानते हो, बहुत प्रबुद्ध विधायक। सर, आप नेटवर्किंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपका खेल, मैं ये कह रहा हूं कि उसी तरह का खेल उसके बाद भी हुआ। जब कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय विधायक थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे, तो बहुमत उनके पास भी नहीं था। कांग्रेस के पास 31 विधायक थे और राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए 29 विधायकों की जरूरत थी। एक विधायक कुलदीप बिश्नोई जी ने तो खुलेआम कह दिया था कि मैं अंतरात्मा की आवाज पे वोट दूंगा, और उन्होंने दिया भी। उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया और कांग्रेस 30 होते हुए भी अपना सांसद नहीं बना सकी। और उस समय प्रत्याशी थे राजस्थान के प्रभारी और कांग्रेस के कद्दावर नेता माकन जी। उनकी हार का भी आपको पता है जी। और आज जो स्थिति है, आज हरियाणा विधानसभा में मात्र 87 विधायक हैं जी, जिनमें से 41 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 29 कांग्रेस के हैं। 1 मिनट में आपको रोकूंगा क्योंकि थोड़ी आवाज कट रही थी, तो मैं इससे क्लियर कर दूं। पहले 2 बार साथियों ऐसा हो चुका है हमारे दर्शकों के लिए कि जब जो क्रॉस वोटिंग हुई है, और एक स्याही कांड 2 बार हो चुके हैं, जब जिस स्याही
कि जब वहां पर साइन करने के लिए जरूरत होती है, उस स्याही को बदल दिया गया, सिग्नेचर किए गए, जिसकी वजह से जो है अब उनके जो वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए और दूसरा प्रत्याशी उस चक्कर में जीत गया। सर ये स्याही का क्या रोल होता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, हमारे दर्शकों को शायद इसमें जानकारी पूरी ना हो। देखिए ये कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की कोई बात कभी पहले इससे पहले आई नहीं थी, पहली बार हरियाणा में ही हुआ है, क्योंकि विधायक अपना पेन लेकर के आते थे। उस समय ये कहा गया कि एक पेन जो है हरियाणा विधानसभा का सचिवालय रखेगा और उस पेन से ही आपने टिक करना है या मत देना है, और बीच में किसी विधायक ने वो पेन बदल दिया और कांग्रेस के कुछ विधायकों के मत रद्द हुए। और आरोप तो ये भी है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट भी कैंसिल करवा दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो बहुत पढ़े लिखे विधायक थे, उनका वोट भी रद्द हुआ और इस तरह से आर के आनंद चुनाव हार गए और सुभाष चंद्रा वहां सांसद बनने में कामयाब हुए। और दोबारा की अगर बात आप करते हो, उसमें शाही कांड नहीं था, उसमें सीधे सीधे बगावत थी और कांग्रेस के एक विधायक ने तो बगावत कर दी खुलेआम, दूसरे विधायक ने वोट दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में दे दिया, परंतु कांग्रेस एक लंबे अंतराल के बाद भी ये बात नहीं बता सकी कि वो विधायक कौन था। आरोप लगे किरण चौधरी जी का नाम लेकर के प्रत्याशी ने कहा, अजय माकन जी प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि किरण चौधरी ने ये गड़बड़ की है, परंतु किरण चौधरी ने कहा कि सिद्ध करें इस बात को, और कहीं ना कहीं उस बात का खामियाजा आज किरण चौधरी को और उनकी बेटी को भुगतना पड़ा है। लोकसभा में उनका टिकट काटने का आधार भी शायद उसी को बनाया गया और अब वो खुल करके बोल भी रही हैं कि मेरे को निपटाने का, मेरे को खत्म करने का जो प्रयास हुआ है कांग्रेस के खेमे के द्वारा, इसके देखते हुए हरियाणा में आज कांग्रेस की स्थिति कहीं कमजोर हुई है। इस बात से आप बार बार कहते थे कि गुटबाजी, खेमेबाजी, वो चीज दोनों पार्टियों में, दोनों राष्ट्रीय दलों में बहुत खुल करके जी 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 मैं बता रहा हूं कि अब जो चुनाव है, अब जो विधायकों की संख्या 90 से घट करके 87 हो गई है। जी। एक विधायक चौधरी रणजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए त्याग पत्र दे दिया, एक विधायक की मौत हो गई और एक विधायक अंबाला संसदीय क्षेत्र से सांसद बन गए, इसलिए 3 विधायक के स्थान रिक्त हो गए। अब 87 विधायक हरियाणा विधानसभा में है और बहुमत का जो आंकड़ा है, अगर सीधे से आप राज्यसभा प्रत्याशी की जीत की बात करेंगे तो उसके लिए 44 वोट चाहिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक हैं और अगर एक इंडिपेंडेंट रावत साहब को जोड़ दिया जाए तो 42 बनते हैं और एक और विधायक जो सिरसा से हैं, उनकी अपनी पार्टी HLP कांडा जी, वो भी कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह से उनके पास 43 का आंकड़ा हुआ। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के पास मात्र 29 विधायक हैं, 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं और 4 निर्दलीय कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। चुनाव के दौरान जिन्होंने खुलेआम उनको सपोर्ट किया, हो सकता है वो पाला बदल के इधर उधर जा सकते हैं क्योंकि राज्यसभा में इस तरह के खेल होते रहे हैं। एक विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, अभय सिंह जी। जब इस आंकड़े को, यदि जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और 4 निर्दलीय कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो ये आंकड़ा 44 हो जाता है। परंतु मुझे नहीं लगता कि जननायक जनता पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रख पाएगी। जननायक जनता पार्टी के 2-3 विधायक तो पहले ही बगावत कर चुके हैं और खुलेआम वो कांग्रेस का साथ, कुछ कांग्रेस के साथ चले गए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के। और राज्यसभा के चुनाव में बेशक व्हिप जारी नहीं होता क्योंकि स्वतंत्र है विधायक चुनाव में किसी को भी मत करने के लिए, और वहां एक परंपरा है कि विधायक दल में
अपने विधायक दल में कोई भी एक व्यक्ति पर्यवेक्षक के रूप में अंदर बैठता है और वो विधायकों का मत देख सकता है, वो दिखा करके वोट देते हैं, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कार्रवाई पार्टी करती रहे। अगर इन 10 विधायकों की बात अगर आप करते हैं तो इनमें से जोगीराम सिहाग की अगर बात करेंगे या नरवाना के विधायक की बात करेंगे, सुरजा खेड़ा जी हैं, उन दोनों का तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं तो वो संख्या, वांछित संख्या पूरी हो जाती है। हो सकता है कि रामकुमार गौतम जी जो शुरू से ही भारतीय जननायक जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बोलते आए हैं, वो भी उनका साथ दे दें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिक्कत नहीं होगी। और मुझे लगता यही है कि टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली जी का झुकाव कांग्रेस की ओर होगा, और इन 3 विधायकों का जिनका मैंने जिक्र किया उनके साथ हो सकता है रामकरण काला और ईश्वर सिंह जो गोला और शाहबाद से विधायक है, वो भी हो सकता है कांग्रेस की तरफ जाएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के टिकट के इच्छुक लगते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से ये राज्यसभा की सीट जीत जाएगी। जी, अच्छा, आपको ये कौन लगता है कि बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट हो सकता है और कांग्रेस की तरफ से कौन कैंडिडेट हो सकता है? देखिए, आज के समाचार पत्रों का अगर आप हवाला देंगे या उन पे बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से उधार लेकर के प्रत्याशी राज्यसभा में ले जाना चाहती है, जिस तरह से लोकसभा में किया है। और उसमें 4 बड़े नाम आए हैं। उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह का और उनके पुत्र का नाम भी है, किरण चौधरी का नाम भी है, श्रुति चौधरी का नाम, मतलब ऐसे नाम आज उछाले गए हैं हवा में। हो सकता है कि वो कांग्रेस को तोड़ने का फिर से प्रयास कर रहे हो या उन नेताओं की पीड़ा को कम करने का, क्योंकि वो चौधरी वीरेंद्र सिंह तो अभी थोड़े दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए। हो सकता है कि उनमें से किसी को प्रत्याशी बना दिया जाए। अगर चौधरी रणजीत सिंह जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाता है तो भी मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट आसानी से निकाल लेगी। जी, और कांग्रेस की तरफ से कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो साहस भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से प्लेट में सजा करके ये सीट इनको दी है। अगर कांग्रेस को ये सीट रिटेन करनी होती तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय किसी और को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाता और ये 2 साल के लिए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को ये सीट आसानी से नहीं मिलती, कांग्रेस ही सांसद वहां रहता। परंतु मैंने जो चुनाव से पहले भी आपको कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ समझौते होते हैं और उस समझौते के तहत हो सकता है कि ये सीट खाली करने के लिए इन्होंने लोकसभा का चुनाव, जो बहुत आरोप भी लगे हैं कि कहीं ना कहीं फिक्सिंग में हुई है और इस मैच फिक्सिंग के जीत भी पाए 1-2 प्रत्याशी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के थे चाहे कांग्रेस के थे। इस तरह का खेल राजनीति में चलता है, परंतु हम इस मंच से ये बात नहीं कह सकते प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी, दिखावे के लिए उतारेगी या विपक्ष इकट्ठा होकर के उतारेगा। मुझे नहीं लगता कि जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल सारे मिलकर के एक जगह वोट करेंगे। इस बात की संभावनाएं तो बिल्कुल मुझे तो लगती नहीं है। आज की स्थिति तो ये है, अगर नियत साफ है विपक्ष की तो उनके पास नंबर है, आंकड़ा उनके पास है, 44 विधायक उनके साथ है और आसानी से एक सांसद वो बना सकते हैं, चाहे वो निर्दलीय को बना ले, किसी पार्टी को बना ले। अगर वो एकजुट रहते हैं तो संख्या बल के दम पर वो एक सांसद बनाने की कुव्वत रखते हैं। जी, अभी पिछले दिनों में जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से और पूरे विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। तो बहुमत का आंकड़ा है या नहीं है, और चुनाव सिर पर है, उससे पहले ये एक साइकोलॉजिकल वार है एक तरह से। उसमें अगर कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा ना करे तो ये तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि जो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बहुमत का आंकड़ा नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। और साइकोलॉजिकली भी आप इसे कैसे देखते हैं कि ये विधानसभा? मैंने आपको साफ कहा है कि यदि कांग्रेस चाहेगी
और ईमानदारी से कांग्रेस किसी अन्य को प्रत्याशी बनाती है और सबका समर्थन जुटाती है। जैसे जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं और अभय सिंह चौटाला है, उन सब लोगों का मत अगर हासिल कर लेती है कांग्रेस तो बहुमत उनके साथ है, क्योंकि 4 निर्दलीय उनके साथ हैं और 44 का आंकड़ा होता है। परंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए मात्र एक सदस्य की जरूरत है और वो सदस्य कहीं ना कहीं से उनको आसानी से मिल भी जाएगा। निर्दलियों में 4 में से कोई ना कोई हो सकता है टिकट का आश्वासन विधानसभा ये दे दिया जाए और वो उनके पास वापस चला जाए। ऐसे क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा है कि 44 का आंकड़ा कांग्रेस या विपक्ष के पास है और 43 का आंकड़ा सत्ताधारी पक्ष के साथ है। जी, इसका कोई आप राजनीतिक असर देखते हैं? विधानसभा ये जो राज्यसभा का चुनाव है उसके रिजल्ट का कोई आप राजनीतिक असर देखते हैं? नहीं, राज्यसभा के परिणाम का असर विधानसभा पे नहीं आएगा, क्योंकि साफ साफ लगता है कि ये प्लेट में रख के सीट सौंपी गई है। और मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं है कहने में कि विपक्ष को इकट्ठा करना किसी एक नेता के बस की बात नहीं है। क्योंकि आज अगर पार्टी में भी देखेंगे, कांग्रेस पार्टी में भी किरण चौधरी जी आज भी विधायक हैं और नाराज हैं, तो इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं लगता है उनको कि उनकी उपेक्षा हुई है या उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आज भी चाहे दावेदारी राज्यसभा की उनकी नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष से नाराजगी उनकी खुल करके सड़कों पे आ चुकी है। और ऐसे विधायकों की संख्या में कांग्रेस में भी अगर देखता हूं तो 5 से 6 विधायक हैं जो बिल्कुल असंतुष्ट हैं। उसमें चाहे किरण चौधरी की बात करें या शैलजा SRK गुट जिसको आप नाम देते हैं, SRK में चौधरी वीरेंद्र सिंह भी शामिल हो गए। बेशक वीरेंद्र सिंह विधायक नहीं है, परंतु कैप्टन अजय यादव जो रेवाड़ी से उनका बेटा क्योंकि विधायक है, वो भी लगभग उसी गुट के साथ नजर आते हैं और असंतुष्ट हैं क्योंकि उनका रोहतक से टिकट कटा है। रोहतक और भिवानी के टिकट कटने पे 2 विधायकों का नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस विधायक दल को है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब मतदान होता है सीक्रेट वोट बेशक उसको कहें, परंतु राज्यसभा में सीक्रेट नहीं होता, वो वोट दिखा के देना पड़ता है और पता तो चलेगा ही सबको। पिछली बार का तो पता भी नहीं चला, पिछली बार का तो अभी तक ये ढूंढ रहे हैं कि एक विधायक कौन था वो जिसने माकन जी को हरा दिया। नाम लिया गया किरण चौधरी जी का, किरण चौधरी जी ने उस पर सफाई भी दी, परंतु कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। आज तक भी वो बहुत कोई छोटा काम नहीं था। कांग्रेस नेता को, महामंत्री को, जो एक प्रदेश के प्रभारी भी थे, उनको पहले तो राजस्थान की बजाय हरियाणा लाया गया और फिर हराया गया। वो कहीं ना कहीं एक पीड़ादायक बात तो पार्टी के लिए होनी चाहिए, परंतु पार्टी ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। उस बागी विधायक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, आपको बीजेपी में कौन लगता है किसके चांसेस ज्यादा हैं? कुछ तो ये खबरें सार्वजनिक हैं कि कांग्रेस के ही किसी MP को तोड़कर लाया जा सकता है। कुछ और भी बीजेपी में नाम चल रहे हैं, अशोक तंवर का नाम चल रहा है, या आज कुलदीप बिश्नोई ने भी अपना दावा ठोका है। तो आपकी नजर में देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कोई प्रभावित कर सकता है। आज के दिन भी हरियाणा में अगर कोई निर्णय करेगा तो वो मनोहर लाल जी हैं। हरियाणा का जो नेतृत्व आज भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपकी बात थोड़ी स्लो जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसे दावा नहीं कर सकता, और दावा अगर कोई कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी का आशीर्वाद प्राप्त करके कर रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि जो नाम आप ले रहे हैं उनमें से कोई भी राज्यसभा का प्रत्याशी हो सकता है। लेकिन साथियों, आपने देखा कि ये राज्यसभा का जो चुनाव है तो बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे इश्यूज डिसाइड होंगे। हालांकि प्रेम जी का ये कहना है कि इसका कोई पॉलिटिकल असर नहीं होगा, फिर भी पॉलिटिकल असर मेरा थोड़ा मानना है कि 5% भी क्यों ना हो, थोड़ा सा पार्टी में चुनाव जीतने के बाद जो डिमोरलाइज हो गई थी पार्टी, पिछली बार लोकसभा की 10 सीटें जीती, इस बार 5 जीती, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो दम आएगा ही इस चुनाव के बाद। मिलते हैं फिर किसी मुद्दे के साथ। आप सबका धन्यवाद। प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे मुद्दे पर प्रकाश डाला और अपनी राय दी और चीजों को क्लियर किया। नमस्कार।
हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।